तो फ्रेंड्स हम पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। तो जिसमें हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पढ़ ली है। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, और जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? तो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे बसेस हैं, है ना, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप, है ना, ये सब जो है ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, ट्रांसपोर्ट मीन्स कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कोई भी सामान, या हम खुद भी अगर कोई भी सामान है, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उस जो प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। जैसे हम खुद एक जगह से, यानी हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। या फिर जैसे किसी कोल माइन में कोयला निकल रहा है, उस कोयले को पूरे जो फैक्ट्री है वहाँ तक जो पहुँचाने की प्रोसेस है, उसको भी ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी में बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट जो है वो एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट ऐसे हेल्प करता है बायोलॉजी में, जैसे हम कुछ भी फूड लेते हैं, है ना, फूड लेते हैं तो वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो फूड की ज़रूरत है वो तो सारी सेल्स को, बॉडी की, तो उस इंटेस्टाइन से पूरी सेल्स तक बॉडी को पहुंचाने की, फूड को ब्लड के थ्रू, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। तो जो ब्लड के थ्रू फूड को इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में पहुँचाने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। या फिर जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, अब उस लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर जैसे अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो हमें पता है लीफ के अंदर करते हैं, और जो लेकिन फूड जो बनता है वो भी लीफ के अंदर ही बनेगा जब फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर हो रही है। लेकिन फूड की जो ज़रूरत है वो तो सारे प्लांट्स को ज़रूरत है फूड की, तो इसलिए लीफ से पूरे प्लांट्स के अंदर, रूट में और स्टेम में, सब में उसको जो पहुंचाने की प्रोसेस है उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। या फिर जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और वाटर जो रूट के थ्रू जाता है प्लांट्स के अंदर, हम प्लांट्स की जो रूट होती है वहीं पर पानी देते हैं, तो रूट से वाटर को और लीफ तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको भी ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट की, बायोलॉजी में क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का। तो इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस। जो बायोलॉजी है उसमें ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस है, इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड। इसमें जो कोई भी सब्सटेंस है या तो वो एब्जॉर्ब होता है या मेड होता है। एब्जॉर्ब जैसे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है हम एब्जॉर्ब करते हैं, मेड मतलब जैसे लीफ के अंदर जो ग्लूकोज है जो प्लांट फूड बनाते हैं वो बनाते हैं, है ना। तो इन विच अ सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। एक पार्ट में होता है, जैसे जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर वो लीफ के अंदर बनना है, और जब फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कर रहे हैं, एंड कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और जो वो बना हुआ जो फूड है या फिर जो हमने एब्जॉर्ब किया है वो फूड, उसको दूसरे पार्ट तक पहुंचाना बॉडी को, है ना, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। मैं यहाँ पे खाली फूड को नहीं कह रहा हूँ कि बस फूड को ही ट्रांसपोर्ट करने को जो बोलते हैं वो ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। फूड के अलावा और भी चीज़ें जितनी भी, जैसे ऑक्सीजन है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, सबको एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी के अंदर पहुँचाने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वैस्कुलर टिश्यू की वजह से। ना प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज के होते हैं जाइलम और फ्लोएम। दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि हैं जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जाइलम कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, फ्लोएम कैसे हेल्प करता है। तो अब पढ़ते हैं कि जो जाइलम टिश्यू है वो कैसे हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ तो जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम टिश्यू हेल्प करते हैं। और जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो मिलके बने होते हैं चार। जो जाइलम है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कई सारे टिश्यूज से मिलके बना होता है, जिसमें कि ट्रैकियार्ड्स हैं,
तो जो जाइलम टिश्यू है वो मिलके बने होते हैं ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स से, जिसमें ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल्स ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो करेंगे वो ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल्स करेंगे, यानी इनके थ्रू होकर वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये है ना। तो अब पढ़ते हैं कि ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल जो है इनसे कैसे ये जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो तो नीचे रूट से प्लांट्स के ऊपर तक जाता है, लीफ तक जाता है, तो कैसे वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे जाता है वाटर। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज हेल्प करती है वो है रूट प्रेशर, है ना। तो रूट प्रेशर पढ़ते हैं क्या होता है। तो रूट प्रेशर बोलते हैं द वाटर फ्रॉम सोयल एंटर द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस। जो वाटर होता है सोयल के अंदर, जो हम पेड़ को पानी देते हैं, वो पानी रूट हेयर के अंदर जाता है। जो रूट होती है उसमें बहुत छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, तो उस रूट हेयर के अंदर जाता है। एक प्रोसेस होती है ओस्मोसिस, उस प्रोसेस के थ्रू जाता है। अब जब ओस्मोसिस बोलते हैं कोई भी अगर जैसे वाटर है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाए थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको ओस्मोसिस बोलेंगे। तो जब वाटर रूट हेयर के अंदर जाता है तो वो एक ओस्मोसिस के थ्रू जाता है ना। और ओस्मोसिस के थ्रू जाता है तो उस पर एक ओस्मोटिक प्रेशर लगता है, जिस प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। और जो ये रूट प्रेशर होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर को बस स्टेम के बेस तक पहुंचाने के लिए। जैसे ये सोइल है ना, और ये इसकी कोई प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसकी रूट है, और रूट के अंदर ऐसे रूट हेयर है, तो ये सोइल है, ठीक है। तो रूट हेयर के अंदर पानी जाएगा ओस्मोसिस के थ्रू, जो कि रूट प्रेशर हेल्प करेगा उसको। फिर उसके बाद जो वाटर है, जो वाटर गया वो बस यहाँ तक ही जाएगा, यानी रूट प्रेशर से जो वाटर है वो स्टेम के बेस तक जाएगा, यानी यहाँ तक ही जाएगा। फिर ऊपर को कैसे पानी जाएगा स्टेम से, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे जाएगा। तो अब पढ़ते हैं कि जो वाटर है वो स्टेम के अंदर जो बेस ऑफ स्टेम से लीफ तक कैसे जाता है ना। बेस ऑफ स्टेम तक तो रूट प्रेशर के थ्रू चला जाएगा। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी जो लीफ के अंदर स्टोमेटा रहते हैं उन स्टोमेटा से वाटर वेपर जो होता है, सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होता रहता है, तो उससे लॉस होता रहता है वाटर वेपर का। उस वाटर वेपर के लॉस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन पुल किसको बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं ट्रांसपिरेशन क्रिएट वैक्यूम विच क्रिएट अ सकन कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होकर लॉस होता रहता है वाटर का, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो ट्रैकियार्ड्स हैं और जाइलम वेसल हैं जो कि कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जाइलम के अंदर, तो उसके अंदर वो वाटर को और मिनरल्स को लेकर जाते हैं लीफ तक। जब लीफ के यहाँ से जब वाटर गायब होता रहेगा, जो इवेपोरेट होता रहेगा, तो उसके अंदर ट्रैकियार्ड्स के अंदर, जाइलम वेसल्स के अंदर वैक्यूम बनना शुरू हो जाएगा। और वैक्यूम बनने से क्या होगा, एक सकन क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशन पुल। आप ऐसे समझो जैसे हम जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ डालते हैं गिलास के अंदर, फिर उससे पीते हैं। अब जब हम जूस को ऐसे खींचते हैं माउथ से स्ट्रॉ से, तो जो स्ट्रॉ होता है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जो गिलास के अंदर जो जूस है वो हमारे माउथ के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, जो जैसे ट्रांसपिरेशन होगा तो जो स्टोमेटा है उसके थ्रू वाटर जो वो इवेपोरेट होता रहेगा। जब वाटर इवेपोरेट होकर लॉस होता रहेगा तो जो ट्रैकियार्ड्स हैं और जाइलम वेसल्स हैं उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जो कि वाटर को नीचे से एक सकन क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट होने के बाद, जो कि वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा। और ये प्रोसेस चलती रहेगी, जब इवेपोरेट होता रहेगा वाटर और नीचे से ऐसे खींच के आता रहेगा लीफ। तो ऐसे वाटर जो होता है वो स्टेम से बेस ऑफ स्टेम से लीफ तक पहुंचता है। तो अब हमने पढ़ लिया है कि जो वाटर है उसका कैसे मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, कैसे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब पढ़ेंगे जो फूड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। तो जो फ्लोएम होते हैं, है ना, उसके थ्रू जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर। फ्लोएम टिश्यू के अंदर आते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर। तो जो इसमें कि कंडक्टिंग एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब्स। कंडक्टिंग एलिमेंट मतलब जो एक्चुअल में जो फूड को लेकर जाएंगे, है ना।
एलिमेंट। जबकि जाइलम टिश्यू के अंदर जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स थे वो थे ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसन, और फ्लोएम के अंदर है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के होते हैं जो लीफ से जो फूड को लेते हैं और ये जहाँ प्लांट्स को, स्टेम को और रूट्स को ज़रूरत पड़ती है फूड की, वहाँ पर लेके जाते हैं। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर, जो सीव ट्यूब्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का, वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। जबकि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के अंदर, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जो फ्लोएम है, वो टिश्यू जो फूड लेके जाते हैं, वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाते हैं, जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो जाइलम टिश्यू थे उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता था वो बस एक ही डायरेक्शन में होता था, रूट से ऊपर की तरफ, है ना, अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन होता था। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो दोनों तरफ डायरेक्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, है ना, बाई डायरेक्शनल होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो मोस्टली ब्लड के थ्रू होता है। तो पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लड किसको बोलते हैं, कैसा होता है ब्लड, है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, विच प्ले द रोल ऑफ द कैरियर, जो कि एक कैरियर का रोल प्ले करता है। कैरियर बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो उस सब्सटेंस का कैरियर माना जाएगा, है ना। फॉर वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनका कैरियर का रोल प्ले करता है ब्लड। अब अलग अलग सब्सटेंस, जैसे जो डाइजेस्टेड फूड है तो उसमें ग्लूकोज हो गया है, या फिर प्रोटीन का अमाइनो एसिड हो गया, या फिर फैटी एसिड, है ना, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड, ये वेरियस सब्सटेंस है। या फिर जैसे लंग्स से लेके जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी वेरियस सब्सटेंस है। तो इन सब्सटेंस को वो हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाता है। और जो ब्लड होता है वो मिलके बनता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ है ना, ब्लड मिलके बनता है सबसे पहले प्लाज्मा से, और ब्लड सेल होती हैं, है ना। जब इन्हें वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ब्लड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट से, ना। प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट, इन तीन चीज़ों से मिलकर ब्लड बनता है। अभी इन तीनों को एक बार वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा होता है कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर। प्लाज्मा बोलते हैं एक कलरलेस लिक्विड है जो कि ज़्यादातर जो है वो वाटर से मिलके बना है। इनफैक्ट जो 90% जो प्लाज्मा है वो वाटर से मिलके बनता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा और ब्लड सेल्स होंगी और प्लेटलेट्स होंगी। बाकी जो चीज़ें जैसे प्लेटलेट्स हैं या फिर ब्लड सेल्स हैं, ये चीज़ें प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स ये प्लाज्मा के अंदर इमर्ज रहती हैं, यानी इसके अंदर डूबी रहती हैं। ये बहुत, जैसे ऐसे समझो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है ये प्लाज्मा, है ना, बहुत ज़्यादा प्लाज्मा रहता है, उसके अंदर प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स डूबी रहती हैं, है ना। तो पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स को हमने टू टाइप में डिवाइड किया, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको आरबीसी भी कहते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, है ना। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर की होती हैं। क्यों होती है रेड कलर की? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक टाइप का पिगमेंट है जो कि रेड कलर का होता है। उसी की वजह से जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो रेड कलर की होती हैं। जब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका कलर होता है पेल वाइट कलर की होती हैं। ये पेल वाइट कलर होता है इनका। पेल वाइट कलर मतलब हल्का वाइट कलर होता है इनका, ठीक है। और जो आरबीसी होती हैं ये काम करती हैं, जो हमारे अंदर बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो गैसियस ट्रांसपोर्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से लेके जाएंगी और जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसको देंगी, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको लंग्स तक ला के देंगी, है ना। तो ये करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ना। क्या गैसेस? जैसे ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है इनका
ना, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं हम आरबीसी से, ये हीमोग्लोबिन से कर पा रहे हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। प्ले इम्पोर्टेंट रोल जो WBC होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है। इम्यूनिटी बोलते हैं जैसे जो हमारी बीमारियों से लड़ने की जो वो ताकत है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए हम WBC को, वाइट ब्लड सेल्स को, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये जो पैथोजन आते हैं इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, जो WBC हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इसलिए जो बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह आएंगे हमारी बॉडी के अंदर उनसे लड़ेंगी। तो इसलिए ये इनको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि जो बाहर से दुश्मन आ रहे हैं हमारी उनसे लड़ रही हैं ये। तो अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो प्लेटलेट जो होती हैं वो ब्लड कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ब्लड कोगुलेशन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सिस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। एक्सिस लॉस ऑफ ब्लड, है ना। तो ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं जैसे अगर मानो किसी का इंजरी हो जाए ना, हाथ कट जाए या कुछ हो जाए ना और ब्लड निकलने लगे वहाँ से, तो उस ब्लड को निकलने से रोकने की जो मैकेनिज्म होती है उसको ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, है ना। जैसे हाथ कट जाता है, खून निकलने लगता है, तो थोड़ी बहुत देर बाद, 1-2 दिन बाद वहाँ पे ऐसे रेडिश लाल लाल कलर का ऐसे कुछ जम जाता है ब्लड हमारा, है ना। तो उस जो मैकेनिज्म को बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। यानी क्या होता है कि जो ब्लड है वो निकले ना, इसलिए ब्लड कोगुलेशन हो जाता है। हमें जो अगर रोकेंगे नहीं ब्लड को तो हमारी बॉडी से वो निकलता रहेगा, जहाँ भी कट लगा है वहाँ से निकलता रहेगा और सारा ब्लड हमारा बाहर निकल जाएगा। तो उस एक्सिस लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे अंदर उसको ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए। तो प्लेटलेट्स इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं कि हमारी बॉडी से जो अगर कट लग जाए कहीं तो उसको कट को ब्लड ना निकले वहाँ से, उस चीज़ में हेल्प कर रही हैं। तो अब हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर, पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में। तो जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर वो रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ना 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट। इन 4 चीज़ों से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना हुआ होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो अभी हम इनको वेन्स को, आर्टरीज को, कैपिलरीज को और हार्ट को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स होती हैं, दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो वेन्स है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब एक ट्यूब टाइप की होती हैं, पाइप टाइप के, जिसके अंदर ब्लड जाता है ना। विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ब्लड को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं हो, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। अब जो अलग अलग ऑर्गन है उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी, वहाँ से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर हार्ट तक लेके जाती हैं। यानी जो वेन जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं अलग अलग ऑर्गन से हार्ट। इसमें वेन्स में भी एक एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बस एक पल्मोनरी वेन्स ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी जो सारी जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन है ये। तो जो बस पल्मोनरी जो वेन होती है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और जो बाकी जो वेन्स है, सारी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं आर्टरीज के बारे में। तो दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल। जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि वेन्स जो थी वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स थी, यानी ये ज़्यादा मोटी होती हैं। इनकी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो मोटी होती है अगर वेन्स से कंपेयर करें तो।
विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जबकि जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी। और जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड लेके जाती हैं, जबकि वेन्स में क्या होता था, दूसरे ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड जाता था, है ना। तो इसमें भी जो आर्टरीज हैं इनमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी जो सारी आर्टरीज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो अब पढ़ते हैं कैपिलरीज के बारे में। तो कैपिलरीज बोलते हैं दीज आर ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल। जो कैपिलरीज होती हैं वो एक सिंगल सेल्ड होती हैं, मतलब जो इनकी जो वॉल होती है जो होती है वो वन सेल होती है। यानी जो जैसे कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरी है कोई, तो जो इसकी वॉल है ये बस एक ही सेल से मिलकर बनी होगी, एक सेल की लाइन से, जबकि जो आर्टरीज में कई सारी सेल्स की ऐसे लेयर होती थी, जबकि जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो वॉल है इसकी वो एक ही सेल से मिलकर बनी होगी। एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, मतलब एक सेल के बराबर उसकी मोटाई होगी ऐसे, है ना। और जो कैपिलरीज होती हैं वो ज़्यादातर उस जगह पर होती हैं जहाँ आर्टरीज और वेन जाके एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जो कैपिलरीज करती है वो आर्टरीज को वेन से और वेन को आर्टरीज से कनेक्ट करती है। और जहाँ जितना भी ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है और जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का या फिर फूड का, वो सब कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो अब पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करने का काम करता है, हमारा जो ब्लड है उसको पंप करने का काम करेगा। और जो हमारा हार्ट है वो कार्डिक मसल से मिलकर बना होता है, जिसका जो साइज़ होता है वो हमारे जो ये हथेली है इसके इतने बड़ा होता है। और जो हार्ट है उसको हमने ऐसे डिवाइड किया है दो पार्ट में। जैसे हार्ट है हमारा, उसको हमने डिवाइड किया है अपर पार्ट उसका और लोअर पार्ट, ऐसे ऊपर और नीचे उसको अलग अलग डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एट्रियम, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर हमने उसको लेफ्ट और राइट में भी डिवाइड किया है ऐसे। जो इधर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे राइट ना, इधर वाला, और जो इधर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में ये ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों आएंगे ऐसे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे इसको नाम लिख देते हैं। जो इधर वाला साइड है ऊपर की तरफ इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, और जो नीचे वाला साइड है इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इधर वाले साइड को लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो हमारे हार्ट में ब्लड आता है वो लंग्स से आता है, जो कि ये वाली जो ये वेन है इससे आता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, है ना। तो जो पल्मोनरी वेन है उससे इसके अंदर ब्लड आता है ना, जो लंग से होकर आ रहा है। तो पल्मोनरी वेन के अंदर हमें पता है कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, है ना। तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ऐसे, जो कि यहाँ पर एक वॉल लगा हुआ होता है ना, जिसको बोलेंगे वॉल 1। तो ये वॉल क्या काम करता है कि अगर जो ब्लड एक बार ऐसे अंदर को आ जाए तो ऐसे वापस बाहर को ना जाए, यानी बैक फ्लो ना हो ब्लड का, इसलिए उसको प्रिवेंट करता है। तो ये वॉल का काम है जो बैक फ्लो है ब्लड का उसको प्रिवेंट करेगा। और जो ऐसे ब्लड आएगा ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इधर की साइड को जाएगा, और इधर एक वॉल लगा हुआ होगा। 4 वॉल होते हैं, जैसे एक V1 V2 है ना, इसको बोलेंगे V3, और इधर V4। ऐसे 4 वॉल्व लगा हुए होते हैं, वाल लगा हुए होते हैं हार्ट के अंदर। तो ऐसे ब्लड आएगा और ऐसे ये वाली जो आर्टरी है इसके निकल जाएगा, इसको बोलते हैं मेन आर्टरी, है ना। मेन आर्टरी से होके ऐसे चला जाएगा ब्लड, इधर से आया लंग से आया और ऐसे घूमकर मेन आर्टरी से चला जाएगा, और ये जाएगा हमारी बॉडी के अंदर को। कहाँ? बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी है उधर को आएगा। ये हमारी पूरी जैसे मानो बॉडी है, तो ऐसे बॉडी के अंदर को जाएगा। फिर बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, वहाँ से घूम के ये वेन्स में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, जो कैपिलरीज से कनेक्ट होकर वेन में चला जाएगा ब्लड। और जो टिश्यू होंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना ये जाएगा। जब ये बॉडी के अंदर पहुँचेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर चली जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो
वो सेल्स ले लेंगी। तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था यहाँ से और वो की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर से घूम के डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आएगा इसके अंदर मेन वेन के अंदर, इसको बोलते हैं मेन वेन्स, मेन वेन। ठीक है, इसके अंदर जाएगा और यहाँ से फिर ये कि वॉल लगा हुआ होगा इसके अंदर को जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे ये घूमेगा और इस ये जो वाल है इसके अंदर को जाएगा और यहाँ से निकल के इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी कि वैसे तो आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। और यहाँ से ये जो ब्लड है ये जाएगा लंग्स के अंदर, ये जो बॉक्स है मैं लंग्स को बता रहा हूँ है ना। फिर लंग्स से ये जो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है लंग्स से वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लंग्स में जाकर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स से बाहर निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जिसके बाद जो लंग्स से मिला हुई जो वेन्स होती है वो ये वाली वेन्स होती है पल्मोनरी वेन्स। तो ऐसे जाएगा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड फिर ये इस पल्मोनरी वेन्स के अंदर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर दोबारा से बॉडी के अंदर जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है ये वाला ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, जेनेटेड ब्लड। तो एक बार और मैं बता दूं कैसे होता है। सबसे पहले जो ये पल्मोनरी वेन है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे लंग अंदर आया, लंग से ऐसे पल्मोनरी वेन्स आती है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है, जो कि लेफ्ट साइड से आता है, हार्ट के लेफ्ट एंट्रियम में होते हुए फिर ये जो फर्स्ट वोल्व है इसके अंदर को ऐसे होके घूम के ऐसे इधर से जो मेन आर्टरी है यहाँ से निकलेगा और फिर बॉडी के अंदर जाएगा। यहाँ पर भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर जब ये ब्लड इस मेन आर्टरी से बाहर निकलेगा उसके बाद जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे कैपिलरीज के अंदर को जाके घूमेगा। जब तो बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी और टिश्यू होंगे, वहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे टिश्यू और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। उसकी वजह से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी से जब इस वाली आर्टरी में इसमें आएगा, इस वाली जो वेन्स में आएगा तब तक वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यानी मेन वेन्स में जब तक ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे मेन वेन से होता हुआ वाल्व 2 के अंदर को होता हुआ वॉल्व 4 के यहाँ को होकर लंग्स के अंदर जाएगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से निकल के जा रहा है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के जाएगा जो कि लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर जाकर जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर भी अभी डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर वो ऐसे घूमकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर ऐसे इसके अंदर जाएगा लंग हार्ट के अंदर और ऐसे ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी। अब जो जब यहाँ पर आता है जो ब्लड होता है, जब इस जगह पर आता है तो जो हार्ट का नीचे वाला जो पोर्शन है, जो वेंट्रिकल है, वो ऐसे कंप्रेस होता है। तो इस चीज को बोलते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। है ना, जब एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद रिलैक्स होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये ब्लड जो बाहर की तरफ निकलेगा हार्ट से, जब रिलैक्स होगा तब ये इस इधर से अंदर की तरफ जाएगा। जब रिलैक्स होगा उस टाइम पे इधर से ब्लड आएगा और इधर से ब्लड आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये ब्लड इस साइड से निकलेगा और इस साइड से निकलेगा ब्लड के। तो दो प्रोसेस होती हैं ब्लड के अंदर, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, फिर रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। तो अब पढ़ते हैं हार्ट बीट किसको बोलते हैं। तो हार्ट बीट बोलते हैं वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आर कॉल्ड हार्ट बीट। तो हार्ट बीट बोलते हैं एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो साइकिल होती है उसको हार्ट बीट बोलते हैं, है ना। सिस्टोल और डायसिस्टोल की जो साइकिल होती रहती है उसको हार्ट बीट बोलते हैं। तो जो हार्ट बीट होती है वो 70 से 72 टाइम्स रहती है 1 मिनट के अंदर, है ना। तो 70 से 72 टाइम जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता रहता है हमारे हार्ट के अंदर। और अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 70 और 72 से ज़्यादा भी हो सकती है हार्ट बीट।
तो अब पढ़ते हैं कि पल्स किसको बोलते हैं। तो पल्स बोलते हैं द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू इट्स इज कॉल्ड पल्स। जब आर्टरी के अंदर जब ब्लड फोर्स करके उसके अंदर पंप करा जाता है तो उसको उसके पंप करने से ब्लड के जो आर्टरी एक्सपेंड कर जाती है थोड़ी सी, उस चीज़ को पल्स बोलते हैं। जैसे हार्ट होता है, हार्ट जो होता है ब्लड को आर्टरी के अंदर पंप करता है, जब आर्टरी के अंदर को वो ब्लड पंप करता है तो जो आर्टरी है वो थोड़ी एक्सपेंड कर जाती है, उस चीज़ को पल्स बोलते हैं। तो जो पल्स का रेट होता है वो हार्ट बीट के इक्वली होता है। तो पल्स रेट इक्वल होता है हार्ट बीट के, जो कि होता है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अगर कोई हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बोलेंगे जिस प्रेशर से जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो जो हार्ट है वो दो टाइप के प्रेशर होते हैं हार्ट के अंदर, दो टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट के अंदर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होगा, है ना। तो दोनों की वैल्यू ऐसे होती हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है यानी जो सिस्टोलिक बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg, और जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर किसी का इनसे ज़्यादा है ब्लड प्रेशर, इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है किसी का, तो बोलेंगे उसको हाई ब्लड प्रेशर है, और किसी को इससे कम है ब्लड प्रेशर तो बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर है। तो इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को इस टाइप से लिख देते हैं, इस टाइप से 120 ऐसे बीच में ऐसे स्लैश लगाएंगे और 80 ऐसे हम डिनोट कर देंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो अब पढ़ते हैं कि लिम्फ क्या होता है, किसको बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ होता है एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज से लीक होकर जो टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहता है, जो सेल्स होती हैं और टिश्यू होते हैं उनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उस स्पेस में जो फ्लूइड चला जाता है उस फ्लूइड को लिम्फ बोलते हैं। तो और लिम्फ का काम होता है कि जो लिम्फ के अंदर बहुत सारी WBC होती हैं, स्पेशल WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि जर्म्स को किल कर देती हैं, और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी असिस्ट करता है लिम्फ। और लिम्फ वेसल्स होते हैं जो कि दोबारा से इस लिम्फ फ्लूइड को कलेक्ट करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिम्फ जो होता है ब्लड कैपिलरीज से निकलता है, और जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है टिश्यूज के बीच में वहाँ को जाता है, और जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है क्योंकि इसके पास स्पेशल WBC होती हैं, और असिस्ट करता है ट्रांसपोर्ट में। और दूसरा बात, फिर जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो लिम्फ वेसल्स इस लिम्फ फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे और दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ तक उसको पहुँचा देंगे। तो समझ में आया लिम्फ किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको कोई भी जो मैंने पढ़ा है इस टॉपिक के बारे में अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।